ये लागू करने की नियत नहीं है। चुनाव करीब है तो चुनाव को लेकर प्रोपेगेंडा है। अब उनकी मंशा ही नहीं थी कि ये बिल पास हो जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने अभी ये दावा किया कि नई संसद के उद्घाटन में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत हैं। ये दलितों का सम्मान यदि भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना यह है कि हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर नीच, और हिंदू जो हम धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि हिंदू धर्म कहाँ से आया नहीं पता। आज जो विज्ञान कर रहा है हमारे पूर्वज बहुत पहले कर चुके हैं। ये जो विशेष सत्र है ये इंडिया का नाम भारत करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसे रोककर आखिरी क्षण में इसे महिला आरक्षण पेश करने के लिए उपयोग किया गया। अगर आप लोग चाहो तो मुझे पप्पू कह सकते हो। नई संसद में प्रवेश किया गया तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, विधवा हैं। यही सनातन धर्म सिखाता है। जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा प्रोटोकॉल। विश्वकर्मा सम्मान कौशल योजना, इसका कितना लाभ आपको 2024 के चुनाव में मिलेगा? हमारी सोच ये है कि हम देश की जनता को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। आने वाले समय में एमएसएमई को लेकर कोई ऐसी योजना है जो आप देश के अंदर लागू करने जा रहे हैं? नहीं, अभी सितंबर को ये लागू हुई है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, क्योंकि ये देश की सरकार में, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार में मंत्री भानु प्रताप सिंह जी। भानु प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, सभी लोगों का। नई संसद में शुरू हुआ, पहली बार विधिवत रूप से सारे सांसद वहां पर गए, और हमने ये भी देखा कि जब नई संसद में सारे सांसद जा रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आप भी संसद में पहली बार पहुंचे। कैसा था वो क्षण, कैसा महसूस हुआ? विशेष रूप से वो क्षण बहुत सुखदायक था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 1996 में से लेकर मैं जब तक नई संसद में नहीं गया तब तक पुरानी संसद में बैठकर कार्रवाइयों में भाग लेता रहा। और विशेष रूप से ये पुरानी जो संसद थी, इसकी जगह नई संसद तो बनना ही चाहिए थी और पहले बन जाना चाहिए थी, क्योंकि हम लोग देखते थे जब कभी बरसात होती थी, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग जिस सीट पर बैठा करते थे उसी सीट पर पता चला ऊपर से पानी नीचे टपक रहा, हम लोग इधर हो रहा है उधर हो रहा है, कार्रवाई में भाग लेना है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी परेशानी को देख के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नई संसद का निर्माण कराया, और उसी नई संसद में हम लोग जाके वहाँ गए। ये महिला आरक्षण बिल आया, इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और बहुत ही भारी बहुमत के साथ इस बिल को पास भी किया गया, संसद में पारित किया गया, और पूरा देश इसे लेकर इंतजार कर रहा है कि कभी एग्जीक्यूट होगा, लागू होगा। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी का एक बयान आया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो विशेष सत्र है ये इंडिया का नाम भारत करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसे रोककर आखिरी क्षण में इसे महिला आरक्षण पेश करने के लिए उपयोग किया गया। राजीव गांधी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो तो लोकसभा में जाके बाहर जाके भी कह देते हैं, अगर आप लोग चाहो तो मुझे पप्पू कह सकते हो। तो वो उनकी बात को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। विशेष रूप से उनका कहना ये है कि भारत तो है ही, ये वो भारत है जिस भारत में हम लोगों ने कहानियों में छोटी छोटी चीज़ों में बना है, जिसके नाम से ये भारत देश का नाम पड़ा है। वो एक छोटे से बचपन में अभी शेर के बच्चे के दांत गिनते हैं, वो उन्हीं के नाम से ये भारत देश पड़ा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, उस नाम से इंडिया प्रारंभ हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो हमें कोई गुरेज नहीं, सारी चीज़ें नहीं, हमारा भारत है, भारत कैसे प्रगति करे आगे, भारत कैसे बढ़े, इसके लिए देश के उसी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और उसी के तहत आपने देखा है कि वो उनके लिए कोई एक भारत ही नहीं बल्कि विश्व को अपना परिवार मान रहे हैं। वो
लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बात और कही। उन्होंने ये भी कहा कि ये लागू करने की नीयत नहीं है, चुनाव करीब है तो चुनाव को लेकर प्रोपेगेंडा है। अगर यूपीए की सरकार आती है तो इस महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाएगा। देखिए, वो क्या कहते हैं को हसीन सपने कौन देखता है, उस तरीके से हसीन सपने ये देख रहे हैं। एनडीए की फिर सरकार आएगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। अगर तुम्हें इतनी ही चाह थी तो 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 तक अपनी सत्ता में रहे, बिल को क्यों नहीं पास किया रहा है? क्यों उसका विरोध होगा? क्यों सारी चीज़ें हुई? इसे देवगौड़ा भी लाए थे इसे, लेकिन जब अब उनकी मंशा ही नहीं थी कि ये बिल पास हो जाए। हमारे देश की जो आधी आबादी हमारी माताओं बहनों की हैं, उन्हें आरक्षण मिल जाए। अगर ये कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए लाए हैं कि हम इसका श्रेय ले लें, तो श्रेय लेने के लिए नहीं लाए हैं। वो एक्चुअल आधी आबादी को, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन्हें 33% आरक्षण देने के लिए बिल लाए हैं। और बिल के पीछे जो लोगों का कहना है कि वो हम आएंगे तो अगले उसमें लागू कर देंगे, तो वो सपने देखते रहें। उनकी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आएगी। फिर मैं कह रहा हूँ, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी शपथ लेंगे और वो इसे परिसीमन सेंसस जो होना है, जनगणना लागू करना है, वो होगा और सेंसन होगा, परिसीमन होगा। परिसीमन होने के बाद में ये लागू कर दिया जाए। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है, बल्कि मैं ये कहूँ जो अलायंस बना है इंडिया नाम का, उनका दावा ये है कि 2024 का जो चुनाव है वो संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। देखिए, देश के उसी प्रधानमंत्री जी संविधान के तहत ही काम करते हैं। संविधान की वजह से तो है ये कि हमने जो महिलाओं का बिल पास किया है, अगर उसमें कुछ समय होता तो हम 2024 में लागू कर देते। अब उसमें कोई समय बचा नहीं है, इसलिए अगले चुनाव जीतने के बाद जैसे आएगा उसमें जनगणना भी होगी और साथ साथ में फिर उसमें परिसीमन भी होगा। उसकी एक कमेटी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे उसमें, उनके अंडर में ये कमेटी बनेगी, वो निर्णय लेंगे सारे लोग, और उसमें चुनाव आयोग भी होगा। तो ये सब मिलके उसमें निर्णय लेंगे, तो इसलिए उसके लिए समय चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने अभी ये दावा किया कि नई संसद के उद्घाटन में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत हैं। वैसे मैं उनका बहुत सम्मान करता था। 2014 में हमारे वो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, वो बरसों से वो दलित नेता हैं, तो हम लोग लगता है सभी को। लेकिन अभी 2021 में जब वो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें हम लोगों को मंत्री बनाया गया। कुछ एससी के ऐसे मंत्री बने जो कहीं किसी न तो राज्यसभा के सदस्य थे न लोकसभा के सदस्य थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीधे लाके उन्हें शपथ दिला दी। जैसे एल मुरुगन हैं जो हमारे मंत्री जी, उन्हें शपथ दिला दी, वो कहीं के सदस्य नहीं थे। तो ये दलितों का सम्मान यदि भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। जो आज खड़गे जी इस बात को कह रहे हैं, जब हम लोग मंत्री बनाए गए, दलित समाज के थे सबसे ज़्यादा मंत्री बने थे, देश के प्रधानमंत्री जब हम लोग को लेके राज्यसभा में परिचय कराने के लिए गए, तो कम से कम इन्हें दलितों का ध्यान करना चाहिए था। इन्होंने एक भी दलित जो मंत्री था, एक भी मंत्री का परिचय नहीं होने था, इतना हुल्ला बचाया था इन्होंने। अब कैसे इनकी बात को हम करें कि ये दलित प्रेमी हैं और सारी चीज़ें हैं। मोदी जी की जब भी बात आती है तो एक इमेज उभर कर आती है और आजकल उन्हें ग्लोबल लीडर के तौर पर भी देखा जा रहा है। दुनिया में उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अलग अलग देशों में वो जाते हैं, बात करते हैं। यहाँ तक कि जब रशिया और यूक्रेन की युद्ध की बात आती है, उस समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा जाता है कि मोदी जी बीच में आए और इसे रुकवाने का काम करें। तो उनसे उनकी शक्ति का अंदाज़ा होता है।
विश्व में भारत की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, मजबूत हो रहा है हिंदुस्तान, उसके बारे में पता चलता है। हाल ही में G20 हुआ, उसे लेकर भी पूरा देश गौरवान्वित है, गौरव महसूस कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सब कुछ झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है इन बातों में। चूंकि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए कि देश आगे प्रगति कर रहा है। आपने भी इतने साल शासन किया, आपने क्यों नहीं इतने अच्छे काम किए? 2014 में जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने और उन्होंने 5 साल तक एक गरीब को मिडिल में रखकर जितनी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, दलितों के लिए जितनी योजनाएं बनाई, उन्होंने ढेर सारी योजनाएं दी और इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनधन योजना को प्रारंभ किया था उन्होंने। अब देखिए, इतनी चिंता कर रहे हो प्रधानमंत्री जी कि अगर हम कितना भी पैसा दें, अगर भ्रष्टाचार होता रहा तो ये काम होने वाला नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं, उस समय पढ़ते थे जब आपसे, तो कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी लोकसभा में खड़े होकर बयान देते हैं, अरे भाई मैं पैसा तो भेज रहा हूँ, बहुत विकास के लिए दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ भेजता हूँ इस लाभार्थी के पास 15 पैसे पहुँच रहे हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की बल चढ़ जाते हैं। और वही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये भ्रष्टाचार को शांत करने के लिए जनधन योजना में खाते खुलवाते हैं, 0 बैलेंस पे खाते खुलवाते हैं उन गरीबों के लिए कि उन्हें पैसा देना है। डीबीटी के माध्यम से पूरा जितना, अगर 1 रुपये भी जाएगा तो उनके खाते में जाएगा, 1 लाख रुपए भी जाएगा तो उनके खाते में जाएगा, कोई बीच में कोई बिचौलिया नहीं। हमारी माता बहनों को अगर पेंशन भी जाएगी तो सीधे उनके खाते में जाएगी, किसी के हाथ में नहीं जाएगी। तो कांग्रेस तो सोचती रही कि हम हाथों हाथों में पैसा दे रहे हैं, हमारा घिस रहा, सारी चीज़ें हमारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे क्रियान्वयन कर रही है। भ्रष्टाचार को शांत करने के लिए उन्होंने जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले हैं। इस तरह से खोलने के बाद उन्होंने जो काम किया और जैसे काम करते चले जा रहे हैं, वो अपने देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर विश्व के लिए काम कर रहे हैं। भानु जी, एक इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने ये कहा कि संसद सत्र के पहले दिन जब नई संसद में प्रवेश किया गया तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, विधवा हैं। क्या यही सनातन धर्म सिखाता है? मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस समय प्रथम दिन हम सब लोग लोकसभा में गए, नई लोकसभा में, और ये अधिकार हमारे लोकसभा अध्यक्ष का रहता है, और दूसरा जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा है, उनसे बड़ा तो कोई उनका प्रोटोकॉल किसी का तो है नहीं। तो वो प्रोटोकॉल के तहत से ही उन्हें बुलाया जाता है। वो सनातन धर्म तो सबको समेट के सबको आगे बढ़ाने का काम करता है, हर धर्मों को सशक्त करने का काम करता है, किसी तरीके से सब ताकतवर हों, आगे बढ़े, तभी तो ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए तो हम लोग भारत में कहते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेके काम कर रहा है। ये सनातनी धर्म तो है जो पूरे भारत को के साथ साथ पूरे विश्व को अपने बाह में समेटने की कोशिश कर रहा है और करता रहा है हमेशा से। तो अगर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये तो प्रोटोकॉल हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का था, उन्हें बुलाना था कि नहीं बुलाना था। दूसरा, इतना बड़ा जब तक सत्र नहीं चलता है, सेशन तो दोनों जब सदन मिलते हैं तब वो सत्र का प्रारंभ होता है, तब बुलाया जाता है। उनकी एक गरिमा है, एक संविधान है, संविधान के तहत उन्हें बुलाया जाता है, कब कहाँ करना क्या नहीं करना। उद्घाटन के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री उद्घाटन कर सकते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष उद्घाटन कर सकते हैं, जिस तरीके से किया है। भानु जी, एक और विवाद चल रहा है इस वक्त, अभी दो दिनों से खासा सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। भाजपा के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उन्हें लेकर कुछ बातें कही जिसे लेकर पूरा हंगामा मच गया।
कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, उन्हें चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जांच में, चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि कुंवर दानिश अली की तरफ से पहले देश के प्रधानमंत्री को नीच कहा गया, उसके बाद रिएक्शन में रमेश बिधूड़ी ने वो सारी बातें कही। आपका क्या कहना है? विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, उस समय मैं हाउस में वहाँ बैठा हुआ था और हमारा जो चंद्रयान 3 है उसके ऊपर चर्चा चल रही थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 जो हमारा लॉन्च हुआ है और वो पूरा देश प्रसन्न था, उसी पे चर्चा चल रही थी। चर्चा के तहत समय भी आया रमेश बिधूड़ी जी का, तो वो उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। वो बोल रहे थे तो वो बोलते बोलते बीच में उन्होंने ये कहा कि भाई अब आगे सामने बैठे हुए लोग तो प्रधानमंत्री जी के जाने क्या क्या बोलते, सारी चीज़ें बोलते। उसी समय उन्हें उठ के उन्होंने कुछ बोला और वो आगे आए। आगे आने के बाद फिर उन लोगों में तू मैं वही जो होता है ना कि जवाब देना, सारी चीज़ें करना, वो करना, वो अपने रमेश बिधूड़ी जी बोलते रहे, सारी चीज़ें बयान करते रहे, सारी नहीं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है उसमें, क्या उन्होंने अगर प्रार्थना पत्र दिया तो उसकी जांच हो जाना चाहिए। और हमारे रक्षा मंत्री उसे वहीं बैठे हुए थे, जब उनसे कहा तो उन्होंने खड़े होकर कर दिया कि अगर कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब देश के रक्षा मंत्री स्वयं माफ़ी मांग रहे हों, फिर कोई विषय बचता नहीं हुआ है आप सारी चीज़ों में। आपके विभाग के बारे में बातचीत करेंगे क्योंकि आपका विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन उससे पहले क्योंकि 2024 की चर्चा हो रही है, जल्दी जल्दी से मैं 1-2 सवाल आपसे और लूँगा, फिर हम आपके विभाग पर आएंगे। आप यूपी से आते हैं और एक अलायंस बना है इंडिया, और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है समाजवादी पार्टी। यूपी के पूर्व मुखिया रहे अखिलेश यादव, उन्होंने अभी एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि इंडिया को लीड करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सीटें मांग नहीं रही है, सीटें दे रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? अब चूंकि उनका गठबंधन है, वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं कि ले रहे हैं सीटें, ये उनका विचार हो सकता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, वो INDIA जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, वो गठबंधन इस देश में सफल होने वाला नहीं है। इसलिए सफल होने वाला नहीं है कि देश की जनता जान चुकी है कि ये सब मिलकर सिर्फ देश को गर्त में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर देश को आगे बढ़ाने का कोई काम कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी पिछली बार भी चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अभी चुनाव लड़ा था। अब उन्होंने पूरी ताकत के साथ लड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके पहले भी कांग्रेस ने उसके साथ मिलाया था, समाजवादी पार्टी के साथ, लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो ये सब गठबंधन चल रहे हैं। वो अब की बार नया फॉर्मूला लाए हैं। उनका कहना ये है कि अब की बार PDA बीजेपी को हराएगा। देखिए, जो लोग भी रहे हैं, जिन लोगों ने सरकारें चलाई हैं, उनमें हमें नहीं लगता किसी में दम हो। इसलिए वो सारी योजनाएं नहीं दे पाए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, किसी के लिए योजना नहीं दे पाए। वो जब उनके लिए योजनाएं नहीं दे पा रहे, उनके लिए काम नहीं कर रहे, वो सोच ही नहीं उनके लिए, तो वो वोट क्यों देंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जितना भी काम किया है, उन्होंने देश को संप्रदाय से ऊपर उठकर, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, जो योजनाएं बनाई हैं वो सभी के लिए बनाई हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, गुरसराय में हम लोग गए, चुनाव में हम लोग घूम रहे थे, उनका नहीं जिन्हें आवास मिला है उन्हें चाहिए। तो हम लोग अल्पसंख्यक बंधुओं के यहाँ जैसे पहुँचते थे, पता चला उनके परिवार के लोग अपना हल्दी और चावल रखे और टीका करते थे। उन्होंने नहीं, हम तो मोदी जी को वोट देंगे, अब सांसद जी आप चिंता न करें। तो इस देश के सारे वर्ग सिर्फ मोदी ने जो काम किए हैं उनके लिए, उसे देखकर वो प्रसन्न है, और इसलिए भविष्य में भी कह रहे हैं कि नहीं कोई भी आ जाए, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जी ही, NDA की सरकार ही बनेगी। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आए दिन तमाम तरह के बयान देते रहते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर, सनातन धर्म को लेकर। हाल ही में एक ताज़ा बयान उनका आया। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना यह है कि हिंदू धर्म
यानी मैं दोबारा से इसे रिफ्रेम कर देता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना यह है कि हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, नीच, और हिंदू जो हम धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं। ये उनका बयान है, ऑन कैमरा बयान है, बहुत चर्चा में रहा है। नहीं, वो चर्चा का विषय है क्या? और इस पे अखिलेश यादव कभी कुछ बोलते नहीं है फिर। नहीं, लोगों का है क्या? हम लोग देखते हैं कि लोग किस तरीके से बयान देते हैं, क्या करते हैं। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसके लिए कहा जाता है वो भी उसका बुरा नहीं मानता, लेकिन सारी दुनिया बुरा मानती है, पूरा देश बुरा मानता है कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो सस्ती लोकप्रियता का प्रतीक है, ये सारी चीज़ें बयान देते हैं लोग। विश्वकर्मा सम्मान कौशल योजना, इसका कितना लाभ आपको 2024 के चुनाव में मिलेगा? देखिए, हर योजना किसी को देख के हम लोग राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करते हैं, जनता के फायदे के लिए। जैसे हमने आवास योजना दी, जनता के फायदे के लिए दी है। हमने आयुष्मान कार्ड बनाया तो वहाँ देश की जनता के लिए किसी तरीके से वो इलाज करा सकें, अपने को बचा सकें, इसके लिए योजना दी है। चुनाव आता है, चुनाव में क्या सोचना है, क्या न करना है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी सोच ये है कि हम देश की जनता को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। तो उसी की तरह प्रधानमंत्री हमारी जो योजना थी, उस योजना को हम लोग लाए हैं ऐसे, विश्वकर्मा योजना को, वो 17 सितंबर को हम लोगों ने लागू की। और उसमें 18 ऐसे कंपोनेंट हैं जो एक गांव में उठा के देख लीजिए, वहीं आसपास वो काम करते हैं, और उन्हीं के लिए योजना बनाई है। तो कम से कम जो वर्षों से, जैसे आप देख लिए, लकड़ी का काम करने वाला, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं, बढ़ई कहते हैं, हम लोग छोटे छोटे में देखते थे उन्हें कितनी अच्छी तरीके से वो उसमें बेलें निकालते थे, सारी चीज़ें करते थे, जैसे आज के इंजीनियर भी नहीं निकाल पाएंगे। आज हम उनमें देख लीजिए, आप लोहार को देख लीजिए, लोहार भी अपनी सारी पत्तियों को जोड़ के किस तरीके से करते थे। नाई है, व्यक्ति को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए ये रखना, सारी चीज़ें करना। तो आज उनके पास, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऐसे 18 लोगों को चिन्हित करके, कुम्हार है जो अपने कुल्हड़ बनाता है, दिए बनाता है, सारी चीज़ें बनाता है, उनके लिए योजना बनाई है 18 लोगों के लिए कि इन्हें बुला के इन्हें ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग में भी इन्हें 500 रुपये पर डे देना, और इसके बाद जब ट्रेनिंग ले लेंगे तो इन्हें एक टूल किट देना, टूल किट के आधार पर भी अपना काम भी करें, सारी चीज़ें करें। मान लीजिए कोई कारीगर है जो बिल्डिंग का काम करता है, तो उसे अच्छी करनी दे देंगे, अच्छा नापने वो बैलेंस मिलाने वाला दे देंगे, सारी चीज़ें दे देंगे। ऐसे 12-12, 15-15 हज़ार के वो जब किट उन्हें देंगे तो उन किट से वो काम करेंगे, काम भी बड़ी तेज़ी के साथ करेंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी सारी चीज़ों में। जैसे नाई की दुकान है, कोई नाई की दुकान में, बहुत ऐसी दुकानें हैं कि जो गरीब लोग हैं, अच्छी तरीके से दुकान की साज सज्जा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, किसी तरीके से उनके पास कोई सामान नहीं है, तो लोग वहाँ कम जाते हैं। जब उन्हें हम सहयोग करेंगे, वो अपनी दुकान अच्छी सजाएंगे, तो और लोग भी जाएंगे, आय की स्रोत भी बढ़ेंगे, उनके परिवार की भी आय, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो इसलिए 18 लोगों का पुनेट उसे लेके पहली किस्त में तो 1 लाख रुपए उन्हें दिलाएंगे। 1 लाख रुपए में 5% का उसमें इंटरेस्ट होगा, और बकाया जो इंटरेस्ट होगा, बैंक का जो इंटरेस्ट होगा, वो हमारी MSME मंत्रालय देगा। और दोबारा फिर जैसे वो उसकी किस्तें जमा करेंगे, फिर 2 लाख का उन्हें फिर लोन दे दिया जाएगा कि अब इसे दुकान को और बढ़ाइए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, मतलब सने ये छोटे छोटे लोग हैं जो आज घर पे बैठे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें देखे, वो स्वयं भी गांव में ही जो चीज़ें गांव में पहले मिल जाती थी, आज से 30-35 साल पहले हम लोग तो छोटे छोटे देखते थे, जो चीज़ लेना हो गांव में मिल जाती थी। पूरे बढ़ई का कोई हमें चारपाई या कोई सोफा कुछ बनाना हो तो वहीं गांव में बन जाता था आपसे। अगर लोहे का कुछ काम करना हो तो वहीं मिल जाता था, बर्तन कुछ बनाना हो, शादी ब्याह में सारी चीज़ें आना हो तो वहीं मिल जाता था। नाई की दुकान पे आके वो घर पे ही बना जाते थे सारी चीज़ें। तो आज उन्हें ही हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति, गांव सुदृढ़ बन सके, अच्छे लोग किसी तरीके से उनकी आय भी, क्योंकि गाँव में जब आय होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो अच्छे लगेंगे वो। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग गांव में जाते थे, वो देखते थे कच्चे मकान है, कोई झूठी मतलब झोपड़ी में रह रहा है, तो आज पक्के मकान में रह रहा है, तो वो देखने से अच्छा लगने लगा बिल्कुल आपसे। तो देश के प्रधानमंत्री सिर्फ
ये सबकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए लगे हैं। वो कभी ये विचार ही नहीं करते हैं कि हम दे रहे हैं तो इसमें राजनीतिक हमें लाभ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हम इन्हें कुछ करेंगे, इनके लिए काम करेंगे, तो ये जाएंगे कहाँ? जिनकी सेवा करेंगे तो जाएंगे। एक योजना का नाम मैंने आपको बता दिया, और अगर मैं जल्दी जल्दी से आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान एमएसएमई में ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो आप देश को बताना चाहेंगे? विशेष रूप से उठा के देख लीजिए, सबसे पहले तो पीएमईजीपी है। और ये पीएमईजीपी के अंतर्गत यदि हम देखें तो पूरे देश भर में जो लोन बांटा गया है, वो लोन में इतनी अच्छी खासियत है उसमें कि उसमें तो अगर जनरल कास्ट का कोई व्यक्ति है और यदि देहात में वो रहता है तो उसे 25% सब्सिडी मिल जाएगी, और यदि वो शहर में रहता है तो उसे 15% सब्सिडी मिल जाएगी। अगर कोई SC ST है तो अगर वो शहर में रहता है तो उसे 25 मिलेगी, और अगर वो ग्रामीण में निवास करता है तो उसे 35% मिल जाएगी। तो आप समझ सकते पीएमईजीपी इतनी सशक्त योजना है और बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया, सारी चीज़ें ले रहे हैं, सारी चीज़ें करके। अगर आप बता सकते हैं देश की जनता को भी किस तरह से वो लाभ ले सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है या कहाँ संपर्क वो करें? नहीं, वो तो रजिस्ट्रेशन करा के और बैंक में फार्म भरता, DIC के माध्यम से फार्म भरा जाता है, बैंक में फार्म पहुँचता है, पहुँचने के बाद में उसे लोन सेंक्शन हो जाता है। लोन सेंक्शन होने के बाद जो सब्सिडी होती है, मान लीजिए 35%, 10 लाख का किसी ने लोन दिया, 3.5 लाख की सब्सिडी है, तो वो सब्सिडी उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बैंक में जमा कर दी जाएगी। बैंक में इसलिए जमा कर दी जाएगी कि आप उस धंधे को करिए, अपनी किस्तें जमा करिए, और जैसे 2-2.5 साल हो गए किस्त वो पटने लगेगा, 3.5 लाख रुपए उसके खाते में पहुंच जाएंगे सब्सिडी के रूप में। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि 3.5 लाख रुपए हमें मिल गए हैं तो हमें काम क्या करना है, यही 3.5 लाख रुपए खाएं। इसलिए कभी कभार लोग अपने आप आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार कर पाते हैं। जिन्हें काम करना होता है वो पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। एक बार मिलता है लोन, इसके बाद दोबारा भी मिल जाता है। हम लोगों ने तो पहले सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए देते थे, अब बढ़ा के 20 लाख कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में ये 25 लाख मिलते थे, 50 लाख कर दिया है। और इसके बाद दूसरी किस्त, जब एक किस्त पटा दें तो दूसरी भी किस्त उन्हें मिल जाएगी। सारी चीज़ें वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। इस तरीके से योजना को लागू किया गया है। आने वाले समय में एमएसएमई को लेकर कोई ऐसी योजना है जो आप देश के अंदर लागू करने जा रहे हैं? नहीं, अभी 27 सितंबर को ये लागू हुई है देश में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये अभी लागू हुई है। अभी हाँ, क्रियान्वयन इसे कराना बड़ी देश के साथ पूरे देश भर में हो। देश के जितने लोग हैं, जो 20 कंपोनेंट दिए गए हैं, 18 कंपोनेंट दिए गए हैं, वो गांव में जो निवास करते हैं उन्हें इसका लाभ मिले, सारी चीज़ें मिले। तो हमारा विभाग बड़ी तेजी के साथ इसमें लगा हुआ है, वो कर रहा है। उसमें हमारे यहाँ खादी ग्राम उद्योग में, जैसे समझिए गाँव में खादी बनाते हैं लोग, उन्हें पैसा कम मिलता था, 7.5 रुपये एक कत्तन पे मिलता था। हम लोगों ने देखा, उसमें विचार किया और सारी चीज़ें व्याजमार करने के बाद हमने कहा 7.5 रुपये तो बहुत कम है नहीं एक कत्तन पे। तो फिर उसे करा के 10 रुपये कर दिया, वो लागू भी हो गया, उन्हें मिलने भी लगा। आज अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में गए थे, रायपुर गए थे, तो वहाँ कुछ लोग मिले थे, महिलाएं आई थी, स्वागत किया उन्होंने। तो उन्होंने बताया, उन्होंने घर पे कपड़ा बनाने वाली, उन्होंने साहब मुझे पैसा मिलने लगा, पहले 7.5 मिलता था, अब 10 रुपये मिलने लगे एक कत्तन के ऊपर। तो ये योजनाएं जो हैं जो गरीबों के लिए बनी है और गरीबों के लिए काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि आप लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से आपको लोकसभा को लेकर किन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, किन राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, विशेष रूप से पार्टी की ओर से जहाँ मुझे भेजा था वहाँ जाता हूँ मैं। अभी छत्तीसगढ़ भेजा गया था, मैं छत्तीसगढ़ गया था। उसके पहले बिहार के लिए भेजा था, तो बिहार में भी मैं गया था। 4 विधानसभाओं में हम लोगों ने काम किया, गर्मियों में घूमते रहे, मिलते रहे, जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम किए। वहाँ के जो सांसद थे उन सांसद से मिले, उनके साथ भी क्षेत्र में कार्यक्रम किया। तो चूँकि पार्टी का अनवरत काम चलते रहते हैं, पार्टी हमेशा कोई न कोई योजनाएं देता रहता है। उस योजनाओं के तहत हमारे जितने भी मंत्री हैं या सांसद हैं उन्हें भेजते हैं कि आप यहाँ इस विधानसभा में जाकर देखिए, थोड़ा घूमिएगा, देखिए इसमें क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम लोग भी ऐसे किसी भाई हम लोग NER में गए, पूर्वोत्तर में गए, तो क्या अब जहाँ मणिपुर इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं मणिपुर में 2 बार होके आया हूँ और उस जगह होके आया हूँ जहाँ ये घटना घटी है। चौराचांदपुर जो जहाँ जो घटना होनी है, चौराचांदपुर में अपना एक कलेक्टर देख के आया था, वहाँ महिलाओं के साथ मिल के आया था। एक SC हब का एक कन्क्लेव करके आया था वहीं,
और उसे अब हम लोगों ने जब उसमें देखा कि वहाँ जला दिया गया सारी, तो हम लोगों को याद आ गया कि देखिए हमने इसी में कार्यक्रम किया था, सारी चीज़ें की थी। तो हम लोग तो वहाँ के लोगों को, सब लोगों को पूरे देश भर में ले जाके अपनी योजनाओं के बारे में बताना, काम करना और उन्हें बैठ के समझना, इन्हें दिक्कत कहाँ आ रही, उनकी समस्याओं को दूर करना और दौड़े में करते करते साथ में जिला प्रशासन से मिलना, जिला प्रशासन से अपनी वार्ता करना, केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, हो भी रहा है नहीं। जैसे जल जीवन मिशन है, हम लोग गाँव-गाँव जाके देखते हैं, अरे भाई कितना हुआ, टंकी बन गई, बोले टंकी बन गई है, पाइपलाइन कितनी बिछी है, क्या इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे चेक किया कि नहीं किया, वो चेक किया तो फिर टोटी कहाँ लगाई है, उनके घर पे लगाई है तो घर में अंदर जाके हम लोग बाहर जाके पूछते हैं, देखते हैं, बाहर देखते हैं और लगा है, पानी आ रहा है उसमें, तब हम लोगों को होता है कि हाँ काम योजनाएं अच्छी तरीके से चल रही हैं। अच्छा भानु जी, कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि हिंदू धर्म कहाँ से आया नहीं पता। नहीं, विशेष रूप से हिंदू धर्म तो एक विशाल, ये जिसे हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, कितने सालों से आप देख रहे हैं कितने लोग आए इस देश में, तो कितने लोग बाहर से आतताई आए, उन्होंने इसे मिटाने, और ये धर्म ही को मिटाने के लिए ये लोग, इन्होंने सारे मंदिर अंदर ये तोड़ा ताड़ी सब की गई थी। ये नहीं तोड़ेंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी, तभी ये धर्म समाप्त होगा, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से नहीं मिटा पाए। ये सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म है, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो महाभारत हैं, किताबें हैं, उनमें पढ़ लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि आज जो विज्ञान कर रहा है हमारे पूर्वज बहुत पहले कर चुके हैं। जो ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो ऐसे वैज्ञानिक थे आपसे जो आज हम लोग देखते हैं ना, दाढ़ी रखा है, वो सारी चीज़ें, जैसे वो कलाम साहब थे, देख रहे थे कितने बड़े वैज्ञानिक थे वो, उन्हें किसी से मतलब नहीं, बाल बड़े हैं और सारी चीज़ें। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि भी थे, उन्हें कोई मतलब नहीं, परिवार छोड़ के जाके कंदराओं में रहना, वहाँ जाके खोज करना, नए नए एक्सपीरियंस करना और फिर लाके वहाँ के राजा को देना, जो राजा उनका सदुपयोग करे और सदुपयोग करके जनता को खुश कर सके और दूसरे जो आतताई राजा हैं उनका परास्त कर सके। विकास के कार्य आपने किए हैं और आपने गिनाए हैं। जो दर्शक हमारे नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि आप उत्तर प्रदेश की जालौन लोकसभा से चुनकर आप आए हैं। कोई ऐसे काम जो आपके मन में अभी रह गया हो, एक दो कोई कार्य ऐसे हो जो आपके मन में हो कि जालौन लोकसभा में अभी आपको कराने हैं, किसी कारण से नहीं करा पाए, कुछ ऐसा रह गया है? नहीं, विशेष रूप से हम लोग सने सने सब सारे काम करा रहे हैं और अभी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट भी अपनी है, हम लोग दे रहे हैं, वो काम हो रहे हैं। अब जैसे पासपोर्ट का एक ऑफिस खोलना था, उसके लिए भी एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाना था, उसके लिए भी ज़मीन देख ली, सारी चीज़ें कर ली। तो धीरे धीरे सब काम करा रहे हैं और जनता की तरफ से जो मांग आती है उसे भी हम लोग पूरा कराते हैं। विशेष रूप से देखा जाता है कि जनता की मांग क्या है, जनता क्या चाह रही है, जनता जो चाहती है उसी काम को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम कराते हैं। भानु जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और भारत सरकार में मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया कि किस तरीके से देश की सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में ये भरोसा जताया कि दोबारा से तिबारा से भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।